So hey guys, in this video we are going to solve the UPSC PYQs which are asked on emerging technologies. Okay, so emerging technologies पे कौन कौन से क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं 2011 से लेकर 2025 तक, वो सारे देखने वाले हैं और कैसे उनको सॉल्व कर सकते हैं विद हैविंग अ वेरी लेस नॉलेज अबाउट दीज कॉन्सेप्ट्स. ओके, बस हमें एक बेसिक आइडिया होना चाहिए टेक्नोलॉजीज कैसे वर्क कर रही हैं आजकल. अपने आसपास देखना रहना चाहिए. बाकी चीज़ें, कुछ चीज़ें करंट अफेयर से भी रिलेटेड होंगी. बाकी क्वेश्चंस देखते हैं. नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द जो क्वांटम चिप्स बन रही थी उससे रिलेटेड क्वेश्चन है. कह रहा है इट इज एक्सपेक्टेड दैट मेजरोना वन चिप विल इनेबल क्वांटम कंप्यूटिंग. ओके, मेजरोना वन चिप has been introduced by Amazon Web Services and deep learning is a subset of machine learning. तो फर्स्ट क्वेश्चन क्वांटम चिप से रिलेटेड था, क्वांटम कंप्यूटर से रिलेटेड था, और थर्ड ऑप्शन दिया उसने मशीन लर्निंग यानी एआई से रिलेटेड दे दिया. तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ, जो मेजरोना चिप थी, ये बहुत न्यूज़ में रहा था कि मेजरोना चिप जो है वो पहली क्वांटम चिप बनाई जा रही है. किसके द्वारा बनाई जा रही थी? माइक्रोसॉफ्ट ने बनाई थी. तो ऑप्शन सेकंड वैसे ही रॉन्ग हो जाता है, और जैसे ही सेकंड को रॉन्ग करते हैं वैसे ही हमारा आंसर निकल के आ जाता है. ओके, सो यहाँ पे छोटा सा कॉन्सेप्ट था कि मेजरमेंट चिप क्योंकि न्यूज़ में रही थी और वो बनाई थी माइक्रोसॉफ्ट ने, दैट्स वाई द ऑप्शन ऑप्शन नंबर सेकंड इज रॉन्ग, और उससे हमारा आंसर निकल आता है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू अल्टरनेटिव पावर ट्रेन व्हीकल्स. नाउ अल्टरनेटिव पावर ट्रेन व्हीकल्स होते क्या हैं? अल्टरनेटिव पावर ट्रेन व्हीकल्स, ठीक है. तो अल्टरनेटिव का मतलब है कि हम जो कन्वेंशनल फ्यूल को यूज़ कर रहे हैं उस फ्यूल को हम यूज़ ही ना करें, तो हम उसे अल्टरनेटिव पावर ट्रेन व्हीकल्स की बात करेंगे. यानी जिसमें उन जो व्हीकल्स में फ्यूल का यूज़ नहीं हो रहा है, तो कन्वेंशनल फ्यूल यूज़ नहीं हो रहा है, बाकी हम कोई भी रिन्यूएबल टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं. तो पहला ऑप्शन है फुल बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स. बिल्कुल सही बात है. अगर इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके हम व्हीकल्स को चला रहे हैं तो फ्यूल से तो नहीं चल रही है ऑफकोर्स. हाइड्रोजन फ्यूल, अब हाइड्रोजन इज अ न्यू इन्वेंशन, तो फॉसिल फ्यूल से नहीं चल रही है. तो हमें यहाँ ध्यान रखना है कि फॉसिल फ्यूल से ना चल रही है वो गाड़ी, ठीक है. वो व्हीकल जो है फॉसिल फ्यूल्स वाली ना हो. एंड फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक हाइब्रिड व्हीकल्स. सो ऑल द थ्री आर द अल्टरनेटिव पावर ट्रेन व्हीकल्स. ओके, तो यहाँ पे हम इजीली इसे ऐसे सॉल्व कर सकते थे. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द बैटरी कैथोड्स. अब ये 10th क्लास का वो है कि कैथोड हम किस किस चीज़ से बना सकते हैं, ठीक है. दे आर दो होते हैं, कैथोड होता है, एक एनोड होता है, ठीक है. किसी भी सेल में एक कैथोड होता है, एक एनोड होता है. तो यहाँ पे पूछा था कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरीज का कैथोड किस किस चीज से बना सकते हैं. नाउ लुक, कोबाल्ट, ग्रेफाइट, लिथियम, निकल. इसमें से अगर मैं देखूं तो मेरे को ये पता है कि ग्रेफाइट का तो भैया एनोड ही बनता है, ठीक है. तो ग्रेफाइट का बनता है एनोड, और ग्रेफाइट का जब एनोड बनता है तो बाकी तीनों, जो कोबाल्ट दिया हुआ है या निकल दिया हुआ है या लिथियम दिया हुआ है, इन तीनों से क्या बनता है? कैथोड बनता है. यानी ओनली थ्री इज द राइट आंसर. Okay, now the next question, which one of the following 2024 में आया था कि which one of the following word phrases is most appropriately used to donate an interpolable network, okay, of 3D virtual world that can be accessed simultaneously by millions of users who can exert the property rights over virtual items. Now look, अगर आपने कुछ वेब सीरीज देखी हैं तो उसमें उन्होंने बात करी थी मेटावर्स की, और उन्होंने बताया भी था कि हाउ वी कैन एंटर इन द मेटावर्स और साइमल्टेनियसली हम लोग यहाँ पे बैठ के जो भी है गेम खेलना है, मिलना है, वो सब चीज़ें कर सकते हैं. तो मेटावर्स उस टाइम पे बहुत न्यूज़ में था, और इसका आंसर देखो, बिग डाटा एनालिटिक्स हो नहीं सकता, क्रिप्टोग्राफी हो नहीं सकता, वर्चुअल मैट्रिक्स हो नहीं सकता. सो इसका सीधा सा आंसर क्या था? मेटावर्स. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू हाइड्रोजेल्स. नाउ हाइड्रोजेल्स कहाँ का यूज होते हैं, ये क्वेश्चन आया था. ओके, तो लुक, हाइड्रोजेल्स, हाइड्रोजेल्स का यूज हम कहाँ कर सकते हैं? कंट्रोल ड्रग डिलीवरी इन पेशेंट्स, ओके, मोबाइल एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स एंड प्रेसिपिटेशन ऑफ द इंडस्ट्रियल lubricants. Now look, hydrogels can't be used in the mobile air conditioning systems and preparation of industrial lubricants. It can only use in the drug delivery in the patient. तो ऑप्शन वन इज द राइट आंसर. नाउ इसका अगर डिटेल एक्सप्लेनेशन देखना है तो आप इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं कि कैसे इसको बायोकेमिकल एप्लीकेशंस में हमने यूज़ किया था. तो हाइड्रोजल्स रिलेटेड ही थे बायोकेमिकल से, ठीक है. और जो बाकी जो दो चीज़ें दी हुई हैं हमें, वो बायोकेमिकल से रिलेटेड नहीं है, ठीक है. तो यहाँ पे इसका आंसर ऐसे निकाल सकते थे. तो 5 क्वेश्चन आर डन. नाउ द सिक्स क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द एग्जॉस्ट पाइप इमिशंस
फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पावर्ड बाय हाइड्रोजन, मतलब एग्जॉस्ट पाइप में किसका एमिशन होगा अगर हम किसी व्हीकल को हाइड्रोजन से चला रहे हैं। नाउ लोग, हाइड्रोजन से चला रहे हैं किसी व्हीकल को, और हमें पता है ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर, और यही क्या करती है, कंबशन करती है। कंबशन का काम ऑक्सीजन ही करती है। नाउ लोग, अगर ऑक्सीजन कंबशन का काम करती है तो जब हम इससे किसी व्हीकल को चलाएंगे तो वो क्या देगा, H2O देगा, और इसी एनर्जी से हमारी क्या चल रही होगी, व्हीकल स्टार्ट हो रहा होगा। तो ऑफ कोर्स जब हम हाइड्रोजन व्हीकल को, यानी हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाले व्हीकल को चला रहे होंगे, तो वहां पे हमें वाटर वेपर देखने को मिलेगा एज अ in the exhaust. Okay. Now, the next question is related to the function of accelerometer required. Now look, accelerometer का यूज क्यों करते हैं, एक्सीलरोमीटर का यूज क्यों करते हैं, इससे पता चलता है कि स्पीड क्या है, ठीक है, किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये सारी चीजें इससे पता चलती हैं। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, डिटेक्शन ऑफ द कार क्रैश कोलिजन विच रिजल्ट इन द डिप्लॉयमेंट ऑफ द एयरबैग्स ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियसली। Okay, detection of the accidental free fall of the laptop towards the ground, which results in the immediate turning of the hard drive, and detection of the tilt of the smartphone, which result in the rotation of the display between the portrait and the landscape mode. Now, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था कि जब भी हम कार चला रहे होते हैं, ठीक है, तो कार चला रहे होते हैं, जब भी कोलिजन होता है तो अचानक से क्या खुल जाते हैं, आपके एयरबैग्स खुल जाते हैं। तो ये किसका एग्जांपल है, एक्सीलरोमीटर क्या बताता है कि कितनी स्पीड थी, अचानक से वो जीरो हो गई, ठीक है, तो इतना सडन चेंज हुआ है, तो इस सडन चेंज को नापने का काम कौन कर रहा है, एक्सीलरोमीटर कर रहा है। तो ऑफ कोर्स ये ऑप्शन सही होगा। सेकंड ऑप्शन क्या है कि हमारा कहीं पे मोबाइल फोन है और वो नीचे गिर गया, नीचे गिर रहा है, तो जब वो नीचे गिर रहा होता है, या मोबाइल फोन है या फिर आपका लैपटॉप है, बहुत तेजी से नीचे गिर रहा होता है, तो हमारे मोबाइल में एक सिस्टम होता है कि वो उसे क्या कर देता है, स्विच ऑफ कर देता है, ताकि हार्ड ड्राइव में जो भी चीजें हैं वो ना उड़े। तो ये भी सही है ऑफकोर्स। एंड द थर्ड ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट, दैट मोबाइल फोन है, उस मोबाइल फोन में अगर हम लैंडस्केप मोड ऑन करते हैं तो हम रोटेशन करते हैं, तो उस रोटेशन का पता उसे किससे चलता है कि हम कितनी तेजी से रोटेशन कर रहे हैं, उसका पता उसे एक्सीलरोमीटर से चलता है। तो ऑल थ्री आर द राइट। नाउ the next question is related to carbon fiber are used in the manufacture of the components used in the automobile and aircraft. बिल्कुल सही बात है, कार्बन फाइबर्स का यूज तो आजकल हर जगह हो रहा है, तो कार्बन फाइबर्स का यूज हम ऑटोमोबाइल में भी तो कर रहे होंगे, ठीक है, तो ये सही है। कार्बन फाइबर्स का यूज, कार्बन फाइबर्स का यूज हर जगह हो रहा है आजकल, तो मोबाइल फोन्स में भी तो हो ही रहा होगा, तो मोबाइल फोन्स में भी तो होगा ही, बिल्कुल सही बात है। सेकेंड ऑप्शन इज कार्बन फाइबर वंस यूज कैन नॉट बी रिसाइकल्ड। नाउ लो, कार्बन फाइबर को रिसाइकल नहीं कर सकते क्या, कर सकते हैं, कार्बन फाइबर कैन बी रिसाइकल। इसको लिए बस हमें क्या देना पड़ेगा, एक्सट्रीम टेम्परेचर एंड प्रेशर देना पड़ेगा, उससे हम इसे कर सकते हैं। बाकी साइंस एंड टेक में जैसे भी इस टाइप के क्वेश्चन है, कैन नॉट बी रिसाइकल्ड और ओनली, इस टाइप के क्वेश्चन ऑप्शन गलत ही होते हैं। और ये तो सीधा सा था, ये हमें पता भी है कि कार्बन फाइबर जो है उसको रिसाइकल किया जा सकता है। कोई भी हम ऐसी चीज़ नहीं अब डिज़ाइन कर रहे हैं जिसको हम रिसाइकिल ना कर पाए, क्योंकि हम काम ही रिसाइकलिंग पे कर रहे हैं, ठीक है। जैसे जैसे रिसोर्सेज कम हो रहे हैं तो हम रिसाइकलिंग पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स ये आंसर गलत होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर ओनली। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज शॉर्ट रेंज डिवाइस टेक्नोलॉजीज। नाउ शॉर्ट रेंज डिवाइस टेक्नोलॉजीज का यूज कहाँ करते हैं, ठीक है, क्लोज सर्किट टेलीविजन, नाम से ही समझ में आ गया, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। अगला है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, तो क्लोज सर्किट टेलीविजन में इसका यूज हो रहा होगा, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क में इसका यूज हो रहा होगा, और रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन में भी तो शॉर्ट रेंज टेक्नोलॉजीज का यूज कर सकते हैं। ऑल थ्री इज द राइट आंसर, ठीक है। अब आता है नॉन फंजीबल टोकन्स, जो 2022 में पूछा, एनएफटी से क्वेश्चन पूछा, ठीक है। नाउ सबसे पहले तो एनएफटी के बारे में पता होना चाहिए। फंजीबल क्या होता है, फंजीबल मतलब चेंजिंग कितने आराम से कर पा रहे हैं हम इसकी, ठीक है, इसकी फंजिबिलिटी कितनी हाई है उसके हिसाब से। और नॉन फंजीबल का मतलब ये फंजिबिलिटी इसकी बिल्कुल जीरो है, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं क्या लिखा हुआ है, दे आर इनेबल टू डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फिजिकल एसेट्स। तो एनएफटी, एनएफटी फिजिकल एसेट का रिप्रेजेंटेशन है, बिल्कुल सही बात है। कैसे है, जैसे हमने कोई फोटो बनाई, ठीक है, इस फोटो में हमने नॉन फंजीबल टोकन ऐड कर दिया कि ये नॉन फंजीबल टोकन बन गया। अब इसके लिए अगर कोई भी इसे चुराना चाहेगा तो उसे चुरा नहीं पाएगा, बिकॉज इन द ब्लॉकचेन इट हैज बीन रजिस्टर्ड एज, मान लिया ये लिखा हुआ है कि राम ने ये एनएफटी ये क्रिएट किया है, तो
अगर राम ने ये क्रिएट किया है तो उसके नाम का लेजर बन गया। अब उसका नाम का अगर लेजर बन गया तो अगले ब्लॉकचेन में राम के नाम से ही चल रहा होगा, ठीक है। अगर वो इसे खरीदता भी है तो हमें पता होगा कि इसका सोर्स क्या था, राम का बनाया हुआ एनएफटी था। सो दे आर द यूनिक क्रिप्टोग्राफिक टोकन्स दैट कैन बी इन अ ब्लॉकचेन। बिल्कुल सही बात है, ये भी सही बात है। एंड दे कैन बी ट्रीटेड और एक्सचेंज एज इक्विवेलेंसी एंड देयरफॉर कैन बी यूज ऑफ मीडियम ऑफ द कमर्शियल ट्रांजैक्शन। नाउ लुक, अभी हमने बताया कि दे कैन नॉट बी द फंजिबिलिटी ऑफ द नॉन फंजिबल टोकन्स इज जीरो, so they cannot be exchanged. Okay, so first and second is the right answer. Option number third is wrong. Now the next question is related to web 3.0. Web 3.0. So we know that web 1.0, web 2.0 and web 3.0 are coming. ओके, तो वेब 1.0 क्या था? सिंपल एक पेज ओपन होता था, अगर गूगल खोलते थे तो एक पेज ओपन होता था। उसके बाद वेब 2.0 आया जो अभी भी चल रहा है। तो वेब 2.0 में क्या है कि एक सेंट्रलाइज सर्वर है। इस सेंट्रलाइज सर्वर पे हमें सब चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। जैसे हम मान लिया हमने गूगल ओपन किया तो गूगल पे ही ये सेंट्रलाइज सर्वर है, इसी पे हमें सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। तो ये है आपका वेब 2.0। अब जो वेब 3.0 है, सॉरी, जो वेब 3.0 होने वाला है वो क्या होने वाला है? इट इज़ अ डिसेंट्रलाइज्ड। इज जस्ट डिसेंट्रलाइज्ड। मतलब डिसेंट्रलाइज का मतलब क्या है कि आपके पास जो भी आपको अब गूगल यानी इंटरमीडिएट का सहारा लेने की जरूरत नहीं है। मीडिएटर्स का कोई भी सहारा नहीं लेना है आपको खुद से। जैसे आपको कोई भी चीज़ चाहिए तो आपके वो लैपटॉप में क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक सेव हो जाएगी, ठीक है। ऑटोमेटिक सेव हो जाएगी, आप इसे डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं किसी बिना किसी मीडिएटर का सहारा लेकर, ठीक है। मतलब इसमें क्या है कि सारी जो पावर है वो किसके पास आ गई है, पब्लिक के पास आ गई है, ठीक है। वेब 3.0 कुछ इस प्रकार से डिजाइन हो रहा है। नाउ वेब 3.0 enables the people to control their own data। बिल्कुल सही बात है। वेब 3.0 there can be a blockchain based social network। नाउ लो, वेब 3.0 किस पे काम कर रहा है? ब्लॉकचेन टेक्निक पे काम कर रहा है, ठीक है। ब्लॉकचेन पे काम कर रहा है और इस ब्लॉकचेन के द्वारा ही हम वेब 3.0 को रन कराने वाले हैं। And Web 3.0 operated by users collectively rather than a corporation. Yes, there is no corporation. ये only public के द्वारा ही handle होने वाला है। तो all three is the answer. Now the next question, other than made by humans, nanoparticles. Now nanoparticles पे क्वेश्चन था कि nanoparticles क्या होते हैं, ठीक है। nanoparticles की रेंज क्या है? nanoparticle, नैनो क्यों कहते हैं इसे? क्योंकि 10⁻⁹ मीटर इज द रेंज। ओके, सो other than other than those made by humans, nanoparticles do not exist in nature. Now look, ह्यूमंस ने जब बनाया नहीं था कुछ तब भी तो नैनो पार्टिकल्स होंगे ही, तभी तो हमें पता चला कि नैनो पार्टिकल्स भी कोई चीज़ है। तो नैनो पार्टिकल्स एग्जिस्ट नहीं करते थे, ये ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया। तो फर्स्ट रॉन्ग। तो बी और सी बचा। अब देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन हो सकता है। नैनो पार्टिकल्स ऑफ द सम मेटेलिक ऑक्साइड आर यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सम कॉस्मेटिक्स। बिल्कुल सही बात है। नैनो पार्टिकल्स का यूज हम कॉस्मेटिक बनाने में करते हैं। और कॉस्मेटिक बनाने में इसका यूज क्यों करते हैं? जैसे मान लिया लिपस्टिक है, तो लिपस्टिक में क्या होता है, अलग अलग शेड्स आते हैं। अभी वो शेड्स कैसे आ रहे हैं? क्योंकि नैनो पार्टिकल्स बहुत छोटे हैं और जितना छोटा कोई चीज़ होती है उसमें उतने ज़्यादा कलर चेंजेस हम कर सकते हैं, ठीक है। जिस चीज़ को जितना ज़्यादा छोटा करते जाते हैं उसमें कलर चेंजेस उतने ज़्यादा होते जाते हैं। दैट्स द रीज़न द नैनो पार्टिकल्स आर यूज इन द कॉस्मेटिक्स। ओके, डिफरेंट शेड्स देने के लिए। नाउ नैनो पार्टिकल्स ऑफ द सम कमर्शियल प्रोडक्ट्स विच एंटर द एनवायरनमेंट आर अनसेफ फॉर ह्यूमंस। बिल्कुल सही बात है। कुछ नैनो पार्टिकल्स, इसमें क्या लिखा है? सम कमर्शियल प्रोडक्ट्स, जो सम कमर्शियल प्रोडक्ट्स में हम नैनो पार्टिकल्स को यूज़ कर रहे हैं वो ह्यूमंस के लिए हार्मफुल भी हैं। तो ये सेकंड थर्ड भी ऑप्शन सही है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग था, सेकंड एंड थर्ड बोथ आर राइट। Okay, now the 13th question is related to the artificial intelligence। कहाँ कहाँ यूज हो सकता है? प्रेजेंट स्टेट और डेवलपमेंट। नाउ इसमें ऑप्शन क्या दिए हैं? ब्रिंग डाउन द इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, क्रिएट मीनिंगफुल शॉर्ट स्टोरीज एंड सॉन्ग्स, डिजीज डायग्नोसिस, टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्जन एंड वायरलेस ट्रांसमिशन ऑफ द इलेक्ट्रिक एनर्जी। नाउ लुक, अगर मैं इस क्वेश्चन को अभी देख रहा हूँ, अगर मैं इसे 2026 में देख रहा हूँ, सो आई कैन से दैट ऑल ऑप्शंस आर राइट बिकॉज एआई की जो डोमेन थी एट 2020, क्योंकि ये क्वेश्चन कब आया है? ये क्वेश्चन आया है 2020 में। तो अगर ये 2020 में ये क्वेश्चन आया है, वेट, अगर ये क्वेश्चन 2020 में आया था तो 2020 में इस क्वेश्चन से रिलेटेड चीजें कम होंगी, क्योंकि जनरेटिव एआई उस समय क्या हुआ था? डेवलप हुआ था, ठीक है, डेवलप हो रहा था। और अभी जो 2026 है
उसमें जनरेटिव एआई जो है वो बहुत ही मैच्योर स्टेट में आ चुका है और हमें उसके बहुत सारे डोमेन्स पता लग चुके हैं। तो उस समय तो आंसर पता नहीं क्या था, लेकिन अभी इसका आंसर 1 2 3 4 5 ही होने वाला है। उस समय हो सकता है कि इसकी डोमेन ना पता हो तो 1 3 4 इसका आंसर दिया गया है, लेकिन अभी के हिसाब से अगर हम देखें 2026 में क्वेश्चन आता है और इससे रिलेटेड इसके एप्लीकेशंस आते हैं, तो एआई एप्लीकेबल ऑलमोस्ट हर जगह है। बस वो इमोशनल जगह पे अभी वर्क नहीं कर पा रहा है, वो जो इमोशनल वाला क्राइटेरिया है वो नहीं बन पाया है, बाकी हर जगह पे जनरेटिव एआई वर्क करने लग गया है। नाउ with reference to the visible light communication technology following statements, ठीक है। तो विजिबल लाइट कम्युनिकेशन, तो विजिबल लाइट कम्युनिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है कि कौन कौन से ऑप्शन सही हो सकते हैं। नाउ लुक, 1 2 3 4 तो कहीं भी नहीं है ऑप्शन में, यानी एक ना एक ऑप्शन गलत होने वाला है। तो वीएलसी यूज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम वेवलेंथ ऑफ 375 टू 780। अगर आपको पता हो, जो लाइट का स्पेक्ट्रम होता है वो भी इतना ही होता है कि 370 से 75 से रिलेटेड 780 के बीच में नैनोमीटर में ये आपको देखने को मिलता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में। नाउ VLC इज नोन एज द लॉन्ग रेंज ऑप्टिकल वायरलेस सिस्टम। ओके, VLC कैन ट्रांसमिट द लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा ट्रांसफर देन ब्लूटूथ एंड VLC has no electromagnetic interference. Now, VLC itself is a magnetic interference. ठीक है, so sorry, wait, long range optical wireless communication. ओके, VLC हैज नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस इसमें नहीं देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, VLC इज नोन एज अ लॉन्ग रेंज ऑप्टिकल वायरलेस सिस्टम। नो, इट इज नॉट यूज फॉर लॉन्ग रेंज, इट इज फॉर द शॉर्ट रेंज। ओके, ये हम शॉर्ट रेंज के लिए यूज करते हैं बिकॉज द वेवलेंथ इज लो। तो वेवलेंथ अगर लो है तो इसका हम ज्यादा यूज कैसे कर सकते हैं, बिकॉज ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में हमें पता होगा बीच में आता है। ठीक है, जब बीच में आएगा तो इसकी जो वेवलेंथ है उतनी ज्यादा भी नहीं है उतनी कम भी नहीं है, तो इसका यूज हम लॉन्ग रेंज ऑप्टिकल वायरलेस कम्युनिकेशन से नहीं कर सकते। तो 1 3 4 इज द राइट आंसर। नाउ the question is related to the carbon nanotubes. What is the carbon nanotubes? First of all, we have to know that what are the carbon nanotubes. Okay. अब एप्लीकेशंस दी हुई हैं, एप्लीकेशंस को पढ़ते हैं। दे कैन बी यूज विद द कैरियर्स ऑफ ड्रग्स एंड एंटीजेंस इन द ह्यूमन बॉडी। ओके, दे कैन बी मेड इनटू आर्टिफिशियल ब्लड कैपिलरीज फॉर एन इंजर्ड पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। यस, दे कैन बी यूज्ड in biochemical sensors. Yes, carbon nanotubes are biodegradable. Okay, so all the options are correct. Wait, where is the problem? Now second option is incorrect, as it is written that they can be made into the artificial blood capillaries for an injured part of human body. Carbon nanotubes. Second वाले का एक बार वो देख लेते हैं कि while research is ongoing using carbon nanotubes for artificial blood capillaries, the human is still in the theoretical or the experimental stage. Now look, this question asked in 2020 and in 2026 this has been done, that carbon nanotubes are now useful in the artificial in making the artificial blood capillaries. So इसका ऑप्शन अगर मैं अभी के हिसाब से दूंगा, 2026 में क्वेश्चन आता है तो अगेन इसका आंसर डी ही होगा। ओके, नाउ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे क्वेश्चन है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कैसे वर्क करती है। इट इज अ पब्लिक लेजर दैट एवरीवन कैन इंस्पेक्ट बट विच हैज नो सिंगल यूजर कंट्रोल। बिल्कुल सही बात है कि ब्लॉकचेन में बहुत सारे ब्लॉक्स आपस में जुड़े रहते हैं, इनकी एक चेन बनती है ब्लॉकचेन्स की। ठीक है, जिसमें कोई भी एक व्यक्ति कंट्रोल नहीं कर रहा होता है, सबके पास अपना अपना एक्सेस है इस चीज का। ठीक है, सबके पास अपने अपने ब्लॉक्स का एक्सेस है और उस ब्लॉक से ये पता चलता है कि आगे वाला ब्लॉक कैसे जुड़ा हुआ था। द स्ट्रक्चर एंड डिजाइन ऑफ द ब्लॉकचेन इज सच दैट द डाटा इज अबाउट द क्रिप्टोकरेंसी ओनली। नाउ लुक, हम इस ब्लॉकचेन में कोई सा भी डाटा रख सकते हैं, ओनली क्रिप्टोकरेंसी के लिए तो ये बना ही नहीं है। ठीक है, ओनली क्रिप्टो करेंसी के लिए तो हमें कभी ब्लॉकचेन टेक्निक का यूज किया ही नहीं। अब तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को हर एरिया में यूज करता हुआ देख रहे हैं। तो सेकंड ऑप्शन इटसेल्फ रॉन्ग, सेकंड ऑप्शन रॉन्ग, सेकंड ऑप्शन रॉन्ग। ए और डी में देखते हैं, एप्लीकेशन दैट डिपेंड्स ऑन द बेसिक फीचर ऑफ द ब्लॉकचेन कैन बी डेवलप्ड विदाउट एनीबॉडी परमिशन। बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे हमें किसी भी अथॉरिटी से परमिशन लेने की जरूरत तो है ही नहीं। ठीक है, हम खुद से भी डेवलप कर सकते हैं, तो ये भी सही बात है। तो 1 and 3 इज राइट आंसर। Now, the 17th question is related to at the present level of technology, which of the above activities can be usefully carried out by using drones? तो drones का यूज करके हम क्या क्या चीजों को कर सकते हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ है 2020 में। ठीक है, तो drones का यूज करके नाउ ड्रोन से हम क्या क्या कर सकते हैं।
अभी तो हम सब कुछ कर सकते हैं, जो भी ऑप्शन में दिया होगा वो सब कुछ किया जा सकता है ड्रोन से। यहाँ पे क्या है, स्प्रेइंग पेस्टिसाइड्स ऑन अ क्रॉप फील्ड, बिल्कुल कर सकते हैं, एग्रीकल्चर फील्ड में इसका ऐसे ही यूज होता है। इंस्पेक्टिंग द क्रेटर्स ऑफ द एक्टिव वोल्केनोज, बिल्कुल एक्टिव वोल्केनोज को देखते हैं कि कौन सा क्रेटर फटने वाला है। एंड कलेक्टिंग द ब्रेथ सैंपल्स फ्रॉम स्पाउटिंग व्हील्स फ्रॉम डीएनए एनालिसिस, ये भी कर रहे हैं। तो ऑल थ्री इज द राइट आंसर, करंट सिनेरियो के हिसाब से भी सही है और तब भी सही था। ठीक है। 18th question. In the context of the digital technologies for entertainment, consider the following statements. In augmented reality, a stimulated environment is created and the physical world is completely shut out. The virtual reality images generated from a computer and projected into real life objects or surrounding. AR allows individuals to be present in the world and improves the experience using a camera on smartphone and PC. VR closes the world and transposes an individual, providing complete immersion experience. Now look, इसमें से कौन सा आंसर सही है ये आपको कमेंट करना है, ठीक है, बिकॉज इट्स अ गुड क्वेश्चन। इसमें ए आर वी आर से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। अभी हमने जो क्वेश्चन मेटावर्स पे किया वो भी आपका किससे रिलेटेड है, वर्चुअल रियलिटी से रिलेटेड चीज है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन आपका उसमें देंगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द वेरेबल टेक्नोलॉजी विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क इज अकम्प्लिश्ड बाय द वेरेबल डिवाइसेस। वेरेबल डिवाइसेस के द्वारा हम क्या क्या कर सकते हैं। वेरेबल डिवाइसेस का मतलब क्या है, जैसे हमारी स्मार्ट वॉच हो गई, क्या हो गई, स्मार्ट वॉच है, ये भी तो वेरेबल डिवाइस है, ठीक है। एक आजकल आप देख रहे होंगे वो जोमेटो वाले जो सीईओ हैं उसके फोरहेड पे एक डिवाइस लगी थी जो उसको कैप्चर कर रहा था उसके माइंड में कैसे कैसे वर्क वो हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे वेरेबल डिवाइसेस का यूज पूछ लिया, कह रहा है लोकेशन आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ पर्सन, बिल्कुल जहाँ पे है वो बता सकता है। स्लीप मॉनिटरिंग ऑफ अ पर्सन, यस स्लीप मॉनिटरिंग हो रही है। असिस्टिंग द हियरिंग इम्पेयर्ड पर्सन, असिस्टेंट कर सकता है हियरिंग इम्पेयर्ड पर्सन को, बिल्कुल सही है। तो ऑल थ्री इज द राइट आंसर, ठीक है। नाउ अटल इनोवेशन मिशन, नाउ लुक, अटल इनोवेशन मिशन क्या था, अटल इनोवेशन मिशन, और क्वेश्चन पूछा है 2019 में। अटल इनोवेशन मिशन जो स्टार्ट हुआ था वो हुआ था 2016 में, ठीक है। अभी ऐसी नॉलेज, अगर आपके स्कूल में ये अटल टेक्निक लेबोरेटरीज खुली थी तो आपको पता होगा कि अटल टेक्निक लेबोरेटरीज थी, उसमें नीति आयोग ने वर्क किया था, कि नीति आयोग का ये इनिशिएटिव था कि कुछ स्कूल्स में, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के स्कूल्स में हमें अटल टेक्निक लेबोरेटरीज बनानी है, बच्चों में साइंटिफिक टेम्परामेंट को और इन्हेंस करना है, उन्हें रिसर्च के लिए और प्रोत्साहित करना है, तो इसलिए अटल टेक्निक लेबोरेटरीज खोली गई थी और हमारे स्कूल में भी थी, तो मुझे ये चीज़ पता है, ठीक है, और मैं उसका पार्ट भी था, तो दैट्स वाई दैट्स द रीजन आई नो अबाउट द अटल टेक्निक लेबोरेटरीज और वो कब ओपन हुआ था। अब हो सकता है इसका आंसर आपको ना पता हो, बट because Atal Technic Laboratories has played a crucial role in enhancing the scientific approach to the student at the preschooling level. So it is an important question, and the answer is Niti Aayog. Okay. Now, look, in the context of which of the following do some scientists suggest the use of cirrus clouds thinning technique and the injection of the sulfate aerosols into the stratosphere? Now, look, हमने क्या करना है, हमने साइरस क्लाउड्स को थिनिंग टेक्निक को इंजेक्शन ऑफ द सल्फेट एरोसोल क्यों करेंगे। नाउ ऑप्शन नंबर ए, क्रिएटिंग द आर्टिफिशियल रेन्स इन सम रीजन्स, हो सकता है। रिड्यूसिंग द फ्रिक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, नहीं ऐसा नहीं होगा। रिड्यूसिंग द एडवर्स इफेक्ट ऑफ द सोलर विंड, क्योंकि हम कोई भी चीज प्रकृति से हटके नहीं कर रहे होंगे। रिड्यूसिंग द एडवर्स इफेक्ट ऑफ सोलर विंड ऑन द अर्थ, नहीं ये भी नहीं होगा। रिड्यूसिंग ग्लोबल वार्मिंग, अगर आप ए और डी ऑप्शन को देखते हैं तो आपको दिखता है कि ए ऑप्शन लिखा तो ठीक है कि आर्टिफिशियल रेन कराएंगे, जहाँ रेन नहीं हो पा रही है वहाँ रेन कराएंगे, लेकिन जब आप डी ऑप्शन को देखते हैं तो आपको लगता है कि ये ज़्यादा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है, और जब यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है तो ज़्यादा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव उसका आंसर होता है। तो रिड्यूसिंग द ग्लोबल वार्मिंग इज एक्चुअली द मेन रीजन ऑफ द इंजेक्शन ऑफ द सल्फेट एरोसोल्स इन द स्ट्रेटोस्फेयर and the cirrus clouds. So option number D is the right answer. Okay. Now 2018 में क्वेश्चन पूछा, कुछ न्यूज़ में रहा होगा और उसके कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन पूछा, अभी हमारे लिए इतना रिलेवेंट भले ही ना हो, लेकिन कैसे क्वेश्चन को कर सकते हैं वो देख रहे हैं हम, ठीक है। नाउ लुक, आप इन तीनों में से हो सकता है सेकंड और थर्ड को जानते होंगे, ठीक है। सेकंड आपका क्या लिखा है, डिजिटल क्रिप्टो करेंसी से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी रिलेटेड है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन क्रिस्पर कैस 9, क्रिस्पर कैस 9 क्या पार्टिकल फिजिक्स से रिलेटेड है, नहीं। तो क्रिस्पर कैस 9 में हम क्या कर रहे थे, हम जीन एडिटिंग कर रहे थे। तो क्रिस्पर कैस 9 जो आपका है, दिस इज रिलेटेड टू
Gene editing, it is related to gene editing. So why it is related to particle physics? Third option is wrong. तो थर्ड ऑप्शन रॉन्ग होता है। और अगर आप ऑप्शन देखें तो आप ऑप्शन एलिमिनेशन से भी क्वेश्चन को कर सकते थे कि ओनली सेकंड इज द राइट आंसर। आपको फर्स्ट नहीं पता कि पहले सेकंड एक्सपेरिमेंट हो सकता है उस समय न्यूज में रहा हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड ना हो, बट दिस इज द राइट आंसर। अब किससे रिलेटेड था ये देख लेते हैं कि पहले सेकंड एक्सपेरिमेंट इज पार्टिकल फिजिक्स, इट एक्चुअली रिलेटेड टू द पार्टिकल फिजिक्स। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू 3D प्रिंटिंग। ओके, 3D प्रिंटिंग उस टाइम पे बहुत न्यूज़ में था, नए नए 3D प्रिंटर्स बन रहे थे, इंडिया भी 3D प्रिंटिंग में आगे आ रहा था। तो 2018 में इससे क्वेश्चन पूछ लिया 3D प्रिंटिंग से रिलेटेड। अब 3D प्रिंटिंग भी एक ऐसी चीज़ है जिसमें सब चीज़ प्रिंट की जा सकती है। अब क्वेश्चन ऑप्शन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। प्रिपरेशन ऑफ द कन्फेक्शनरी आइटम्स, बिल्कुल हो सकता है। मैन्युफैक्चर ऑफ द बायोनिक ईयर्स, यस। ऑटोमेटिक इंडस्ट्री, यस। रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरीज, यस। एंड डाटा प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज, हम सब कुछ कर सकते हैं 3D प्रिंटिंग की मदद से। तो ऑल द राइट आंसर। साइंस अटैक में एक ये भी चीज है कि अगर दे रिटर्न द बेसिक कॉन्सेप्ट बट दैट ये कहाँ कहाँ ये चीज यूज हो सकती है, तो कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है वो लगभग हर फील्ड में यूज़ हो सकती है किसी ना किसी तरीके से, भले ही उसका छोटा सा भी रोल क्यों ना हो, तो वो यूज़ हो रही है तो उसका आंसर सही होगा। इसलिए ऑल वाले आंसर ज़्यादा सही रहते हैं जब भी वो पूछे कि किस किस चीज़ में यूज़ हो रहा है। ओके, नाउ द आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म द आधार प्रोवाइड्स ओपन एप्लीकेशन परफॉर्मिंग इंटरफेसेस, व्हाट डज इट इम्प्लाई? तो आधार से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दिया। इट कैन बी इंटीग्रेटेड इनटू एन एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, बिल्कुल आधार अभी हमारे फ़ोन में ही है, माय आधार ऐप बोलते हैं तो आधार हमारे फ़ोन में मिल जाता है हमें, ठीक है। और इसमें हमें एक यूनिक आइडेंटिटी मिलती है। एंड ऑनलाइन ऑथेंटिकेशन यूजिंग आइरिस इज पॉसिबल, यस। आइरिस का यूज़ करते हैं हम, थंब का यूज़ करते हैं, तो बोथ आर राइट। तो बोथ आर राइट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू 2018, बहुत लंबा क्वेश्चन है। व्हेन द अलार्म ऑफ योर स्मार्टफोन रिंग्स इन द मॉर्निंग, यू वेक अप एंड टैप इट टू स्टॉप द अलार्म व्हाइल व्हिच causes your gears to be switched on automatically. The smart mirror in your bathroom shows the day's weather and also indicates the level of water in your overhead tank. After you take your grocery from your refrigerator for making breakfast, it recognize the shortage of the stock and place of order the supply of the fresh grocery items. When you step out of your house and lock the door, all lights, fans, gears, and AC machines get switched off automatically. On your way to the office, your car warns you about the traffic cognition ahead and it suggests that alternative routes. And if you are late for a meeting, it sends a message to your office accordingly. यहाँ पे हो क्या रहा है? यहाँ पे हमारे कुछ भी करने से पहले, यानी हम जो भी चीज़ कर रहे हैं वहाँ पर हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो हैं वो सारे काम को हमारे लिए ईजी कर दे रहे हैं। तो ये क्या है? इट इज़ इंटरनेट ऑफ थिंग्स। बहुत न्यूज़ में अभी चल रहा है आजकल, और उस टाइम पे हो सकता है कि ये करंट का पार्ट रहा हो 2018 के टाइम पे, बट इट इज यूज इन 2026। ओके, नाउ स्मार्ट इंडिया हैकाथन 2017 क्या है? इट इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम फॉर डेवलपिंग एवरी सिटी ऑफ द country into the smart city in a decade. It is an initiative to identify the new digital technology innovations for solving the many problems faced by our country, and it is a program aimed at making all the financial transactions in a country completely digital in a decade. Now look, इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन आते हैं स्मार्ट इंडिया हैकाथन, तो हैकाथन किससे रिलेटेड था? 2017 में जो आया था, यहाँ पे पहला ऑप्शन देख लेते हैं। तो एवरी सिटी ऑफ द कंट्री इन द स्मार्ट सिटी, हम ये तो बनाने पे अभी फोकस हमारा था ही नहीं। कब? 2017 में। अभी हमारा 2026 में जब नहीं है तो 2017 में कैसे हो सकता है? तो फर्स्ट ऑप्शन इज सेल्फ रॉन्ग, फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग हो गया। और इट इज अ प्रोग्राम एम्ड, अब थर्ड ऑप्शन देखते हैं, इट इज मेकिंग द ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कंप्लीटली डिजिटल इन अ डिकेड। नाउ लुक, 2017 से रिलेटेड अगर 2017 में क्वेश्चन आया है और 26 चल रहा है, तो क्या हमने सारे ट्रांजेक्शन कर दिए हैं कंप्लीटली डिजिटल? नहीं करे हैं ना। तो ये खाली जो डिजिटल टेक्नोलॉजी इनोवेशन से रिलेटेड था, तो सेकंड इज राइट आंसर। नाउ बिटकॉइन से रिलेटेड क्वेश्चन है कि बिटकॉइंस आर ट्रैक्ड बाय द सेंट्रल बैंक्स ऑन द कंट्री, क्या ये ट्रैक्ड होते हैं? एनीवन विद Bitcoin address can send and receive the bitcoins from else in a Bitcoin address. Now, Bitcoin is also work on the blockchain technique. ठीक है, जो ब्लॉकचेन टेक्निक पे ही बिटकॉइन भी वर्क कर रहा होता है। ऑनलाइन पेमेंट्स कैन बी सेंड विदाउट ईदर साइड नोइंग द आइडेंटिटी ऑफ द अदर। यस, इसमें आइडेंटिटी भी छुपाई जा सकती है कि ये किसने सेंड किया है। ओके,
तो bitcoins are tracked by the central banks of the country. No, bitcoins are not regulated and tracked by the central banks. So option second and third is the right answer. Now, what is the Greased Lightning GL10 recently in news? So इससे हमारा कोई इतना मतलब नहीं है, 2016 में क्वेश्चन पूछा है, इसको करने की कोई जरूरत नहीं है, अभी जो न्यूज में चल रही हैं चीजें उन पे ध्यान देने की जरूरत है. ओके, नाउ with reference to the Li-Fi. Now look, Li-Fi recently seen in the news, which of the following statements are correct? क्वेश्चन आ गया Li-Fi से रिलेटेड. ठीक है, हमने पढ़ा है वाईफाई और क्वेश्चन आया लाईफाई, और इन दोनों के बीच कंपैरिजन ही पूछा है क्वेश्चन में भी. इट यूजेस लाइट एज अ मीडियम ऑफ द हाई स्पीड डाटा ट्रांसमिशन. यस, ये किसका यूज करता है? लाइट का यूज करता है. और ये वाईफाई क्या था? वाईफाई इज अ वायरलेस. ठीक है, and it uses a wireless technology is many times faster than Wi-Fi. It is a wireless technology and it's mainly times faster than the Wi-Fi. Yes, कुछ टाइम ये फास्टर भी है वाईफाई से. नाउ प्रोजेक्ट लून, क्या क्वेश्चन पूछा है कि प्रोजेक्ट लून समटाइम्स सीन इन द न्यूज इज रिलेटेड टू विच? नाउ लुक, प्रोजेक्ट लून इज रिलेटेड टू, ये बहुत न्यूज में रहा था उस टाइम पे. प्रोजेक्ट लून जो था ये रिलेटेड था वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से. ठीक है, वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. ओके, नाउ द नेक्स्ट 31 क्वेश्चन इज रिलेटेड टू डिजी लॉकर, जो अब आजकल हम यूज करते हैं. आजकल सबके मोबाइल फोन्स में डिजी लॉकर देखने को मिल रहा है. 2016 में इन्वेंट हुआ होगा, आया होगा नया नया ऐप. तो क्वेश्चन पूछा है, इट इज अ डिजिटल लॉकर सिस्टम ऑफर्ड बाय द गवर्नमेंट अंडर डिजिटल इंडिया प्रोग्राम. बिल्कुल. एंड इट अलाउज अप टू द एक्सेस ऑफ योर ई डॉक्यूमेंट irrespective ऑफ योर फिजिकल लोकेशन. यस, तो बोथ first and second is the right answer. Now, with reference to the use of nanotechnology in the health sector, which of the following statements are correct? Nanotech का यूज करके हेल्थ सेक्टर में क्या क्या चीजें हो सकती हैं? टारगेटेड ड्रग डिलीवरी इज मेड पॉसिबल बाय द नैनोटेक्नोलॉजी. बिल्कुल सही है. एंड नैनोटेक्नोलॉजी कैन लार्जली कंट्रीब्यूट टू द जीन थेरेपी. यस, क्योंकि जीन्स आर वर्क ऑन द नैनो पार्ट्स. ओके, दे ऑल्सो द नैनो पार्टिकल्स, इस पे भी यूज हो सकता है. एंड ड्रग डिलीवरी तो हो ही सकती है. तो बोथ फर्स्ट एंड सेकंड इज द राइट आंसर. नाउ लुक, हो सकता है कि कुछ आंसर्स में आपको ये, जब आप सॉल्व कर रहे हो तो आप 2026 की अप्रोच लेके कर रहे हो, तो वो ही करना कि 2026 की अप्रोच से ही उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करना. 2015 वाला दिमाग मत लगाना. 2015 में हो सकता है उसका आंसर अलग दिया हो, क्योंकि तब वो चीज़ें इन्वेंट ही ना हुई हो. साइंस एंड टेक में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो उस समय इन्वेंट नहीं हुई होती हैं, 1 साल बाद या 10 साल बाद इन्वेंट हो जाती हैं. इसलिए 2026 को बेसिस मानकर अपने आंसर देना. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नियर फील्ड कम्युनिकेशन. नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, नाम से समझ में आ रहा है कि नियर फील्ड कम्युनिकेशन हो रहा होगा. ठीक, इट्स अ कॉन्टैक्टलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी दैट यूजेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो फील्ड्स. ओके, NFC is designed for use by device that can be a distance of even much a meter for each other. Now look, second option तो itself wrong होगा. क्यों? क्योंकि नियर फील्ड है, बिल्कुल पास पास होना चाहिए उस चीज को, 1 मीटर से दूर भी नहीं होना चाहिए. तो सेकंड ऑप्शन रॉन्ग हो जाता है. सेकंड ऑप्शन रॉन्ग हो गया. नाउ NFC कैन यूज एनक्रिप्शन व्हेन सेंडिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन. यस, NFC हो सकता है इंक्रिप्शन का यूज करता हो. तो फर्स्ट एंड सेकंड, थर्ड इज द राइट आंसर. सॉरी, फर्स्ट एंड थर्ड इज द राइट आंसर. सेकंड तो इटसेल्फ ही रॉन्ग था, वो भी बताया था कि दूर दूर नहीं हो सकते. ठीक है, तो ये फर्स्ट एंड थर्ड सही था. नाउ 34 क्वेश्चन रिलेटेड टू द ग्राफीन. तो ग्राफीन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, ग्राफीन कैसे यूजफुल है. ठीक है, नाउ ग्राफीन क्या है? कह रहा है इट इज अ 2 डायमेंशनल मटेरियल एंड हैज गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. इट इज वन ऑफ द थिनेस्ट बट स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल टेस्टेड सो फॉर. इट इज इंटायरली मेड ऑफ सिलिकॉन. अगर आपको थोड़ा सा भी पता है कि ग्राफीन जो है कार्बन से बनता है, किससे बनता है? कार्बन कंपाउंड है, तो कार्बन से बनता है, तो इंटायरली सिलिकॉन से तो बन ही नहीं सकता. थर्ड ऑप्शन इटसेल्फ रॉन्ग. थर्ड ऑप्शन रॉन्ग होते ही ये वाला और ये वाला रॉन्ग हो जाता है. नाउ इट कैन बी द कंडक्टिंग इलेक्ट्रोड्स रिक्वायर्ड फॉर द टच स्क्रीन एलसीडीज एंड ऑर्गेनिक एलईडीज. ये इसके आपको एप्लीकेशन दिए हुए हैं कि ग्राफीन का यूज हम कहाँ कहाँ कर सकते थे. तो फोर्थ ऑप्शन इटसेल्फ इज राइट. नाउ अगर फोर्थ ऑप्शन राइट है और थर्ड ऑप्शन रॉन्ग है तो आंसर इज सी. नाउ the last question related to what is the difference between the Bluetooth and Wi-Fi devices. Now, Bluetooth और Wi-Fi devices में क्या अंतर है? Now look, कुछ नहीं है Bluetooth और Wi-Fi में, बस इनके किसका अंतर है? फ्रिक्वेंसी बैंड का अंतर है. अगर वाईफाई सिस्टम को ब्लूटूथ बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? खाली फ्रिक्वेंसी बैंड चेंज करना पड़ेगा. एंड वाइल चेंजिंग द फ्रिक्वेंसी बैंड वी कैन यूज ब्लूटूथ एज अ वाईफाई. सो इस केवल इसके फ्रिक्वेंसी का अंतर होता है. बाकी जो चीज़ें आपको लिखी गई हैं इसमें
तो वो सारी ही रॉन्ग है। क्या लिखा हुआ है कि ब्लूटूथ इज यूज फॉर द वायरलेस कम्युनिकेशन, वेयर वाईफाई इज यूज फॉर द वायरलेस वाइड एरिया नेटवर्क। नो, it can bluetooth also can use for this purpose. Now when information is transmitted between the two devices using bluetooth technology, the device has to be in the line site पे होना जरूरी नहीं है, ठीक है, जरूरी है नहीं है। कभी ब्लूटूथ आपने शेयर करके देखा हो तो अगर आप एक कमरे से दूसरे कमरे में बैठे हैं तब भी वो शेयर होता ही है, ऑफ कोर्स। द स्टेटमेंट ऑन द डी ऑप्शन तो कुछ लिखा ही नहीं है कि ए और बी सही है लिखा है, तो ऑप्शन इज द राइट आंसर। नाउ these are 35 questions. Okay, we solved in around maybe 33 minutes एंड होप सो आपको समझ में आया होगा कैसे इनको अप्रोच करना है, और 2026 की अप्रोच को ध्यान में रखना है, ना कि जिस साल का पेपर आप सॉल्व कर रहे हो उस अप्रोच को। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। होप आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी। थैंक यू।